हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा बिल्कुल चुप, पहले थोड़ा सा रिवीजन और उसके बाद बेटा आज के लेक्चर की चर्चा। बेटा कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कलेक्शन ऑफ डेटा, और हमने एक शॉर्टकट पढ़ा हुआ है स्टैट्स में। बेटा हम किन चीजों पे चर्चा करते हैं, को पाए याद है? फटाफट से याद कराओ फुल फॉर्म। कलेक्शन ऑफ डेटा, organization of data, presentation of data, analysis of data, interpretation of data। बाबू कलेक्शन ऑफ डेटा चैप्टर 2 मेरी चर्चा का विषय है। उसके बाद कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पे भी चर्चा करेंगे, प्रेजेंटेशन पर भी करेंगे। एनालिसिस का हमने एक आध चैप्टर कर भी लिया है। अगर आप मीन की बात करो तो वो प्रेजेंटेशन का पार्ट है, आप उठाकर देख लेना अपने नोट्स, मैंने वहां पर लिखा हुआ है। प्रेजेंटेशन में हम एवरेजेस की चर्चा करते हैं, परसेंटेज की चर्चा करते हैं, रेग्रेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इन सब की चर्चा करते हैं। रेग्रेशन टर्म आपको नहीं पता, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें आपने नहीं पढ़ी, इस वजह से बेटा मैंने उसके एग्जांपल नहीं दिए थे, लेकिन नोट्स में मैंने दोनों टर्म भी मेंशन की हुई है। जब मैंने लिख दिया कि एवरेज की चर्चा प्रेजेंटेशन में होती है, मीन इज अ एवरेज, ठीक है ना जी। तो आप प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं कलेक्शन पर बात कर रहा हूं अभी, ठीक है जी। सर सामने देख करेंगे। सर कलेक्शन करने के डेटा को कुछ सोर्सेस थे, इंटरनल और एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल में भी दो थे बेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कुछ याद आया? इंटरनल सोर्सेस बताना क्या होता है, नाम में सब कुछ था। इंटरनल सोर्सेस, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही डेटा कलेक्ट हो जाए तो हम बोलते थे इंटरनल सोर्सेस से डेटा कलेक्ट हुआ है, और इंटरनल सोर्सेस से मिलने वाले डेटा को बोलते थे इंटरनल डेटा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म। भैया अगर मैं अपनी फर्म की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बेटा मैंने वो डेटा कलेक्ट तो बेटा इंटरनली किया है, ठीक है ना जी। और बाबू एक्सटर्नल सोर्सेस, सर अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से डेटा आ रहा है तो बाबू वो एक्सटर्नल सोर्सेस से ही तो आ रहा है। एक्सटर्नल सोर्सेस से आने वाले डेटा को हम क्या बोलते थे? एक्सटर्नल डेटा, ठीक है। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज, कुछ याद है? क्या थे प्राइमरी सोर्सेज? अगर बेटा सोर्स ऑफ ओरिजिन पर ही डेटा कलेक्ट हो जाए, जहां डेटा ओरिजिनेट हो रहा है वहीं से ही कलेक्ट कर लो, तो बोलते थे हम प्राइमरी सोर्सेज है। बेटा प्राइमरी सोर्सेज में फर्स्ट हैंड डेटा मिलता है, कभी उससे पहले वो डेटा कभी कलेक्ट ही नहीं हुआ होता। अगर एक बार डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने कहीं पर भी पब्लिश कर दिया, बस वो बन गया है बेटा उसके बाद सेकेंडरी डेटा। याद आ रही है बात? मेरा ख्याल जितना रिवीजन चाहिए था मैंने उतना याद करा दिया। आगे बढ़ाते हैं बात को, वरना उसमें उलझा रहूंगा तो 10-12 मिनट और जाएंगे, ठीक है जी। सर मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मैंने कल चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था बेटा। दूसरा पार्ट ये है, मैंने कल कहा था कि दूसरे पार्ट का डिस्कशन करूंगा, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। बाबू अब प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड पढ़ रहे हैं, आज पूरे नहीं होंगे। 6 मेथड है जिसमें शायद मैं सिर्फ 3 ही करा पाऊंगा, क्योंकि बहुत लेंदी टॉपिक है। 3 आज होंगे, 3 कल होंगे, फिर सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के भी मेथड है, एक दिन उस पर लगेगा, फिर चैप्टर जाके खत्म होगा, ठीक है जी। और फिर बाबू थर्ड चैप्टर, जितना टारगेट उतना हो जाएगा आपके स्कूल खुलने के आसपास में, ठीक है जी। आओ प्यारे बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। सर ये मेथड शुरू के 3 पे मेरी आज चर्चा है, बचे हुए 3 की चर्चा बेटा कल हो जाएगी। 3 मेथड के नाम पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस। आओ प्यारे बच्चों तीनों पे चर्चा करते हैं, समझते क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि ये बाद में पढ़वाऊं, पहले मैं अपने तरीके से सारा समझाता हूं, ठीक है जी। मुझे लगता है वही ज्यादा अच्छा होता है, अगर मैं अपने तरीके से बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, उसका रीड करना कोई बहुत बड़ा टास्क है। बाबू करते हैं बात डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की। बाबू कल याद है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़ाई थी आपको, इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर्स, रिस्पोंडेंट्स और सर्वे। 4 टर्म का डिस्कशन किया था मैंने। बाबू क्या होता है इन्वेस्टिगेटर, कौन होता है? बेटा जो इंसान स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इनिशिएट कर रहा है वही इन्वेस्टिगेटर है। कल मैंने बात करी थी, अपना एग्जांपल दिया था। मान लो अगर मैं चाहता हूं डेटा सारे कॉमर्स साइड के टीचर से, पूरे शहर के कॉमर्स साइड के टीचर से एक डेटा चाहता हूं मैं, क्या बता दो कितने कितने बच्चे एनरोल करे हैं आपने और कितने कितने आपने टॉपर्स निकाले हैं लास्ट ईयर में,
तो सर अगर मैंने ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इनिशिएट करी है, ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन मैंने इनिशिएट करा है, तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, ठीक है जी। सर एन्यूमरेटर्स कौन थे? तो देखो अगर आप बिल्कुल नहीं ऐसे रिस्पॉन्स करवाओगे, बिल्कुल बुद्ध बन के बैठे रहोगे, तो एक दिन पढ़ना एक दिन सुनना, ऐसा भी कर सकते हैं, इतनी कोई कोर्स की टेंशन नहीं है हमें। एन्यूमरेटर कौन है बेटा? इन्वेस्टिगेटर अगर सारा स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी खुद ना परफॉर्म करे, किसी की भी हेल्प ले उस इंक्वायरी को परफॉर्म करने के लिए, तो बेटा जिनकी भी हेल्प लेगा सबको बोलेंगे एन्यूमरेटर्स, ठीक है ना। हो सकता है बेटा कॉमर्स साइड के सारे टीचर के पास पर्सनली मैं जाऊं, और हो सकता है बेटा मैं अकेला ना जा पाऊं, मैं बीच में किसी की हेल्प दूं, तो उन्हें बोलेंगे एन्यूमरेटर्स, ठीक है ना। रिस्पोंडेंट मतलब जिनसे मैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी लूंगा, जो रिस्पांस देंगे उस स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का, मेरे क्वेश्चंस का, उन्हें हम बोलेंगे रिस्पोंडेंट्स, यानी कि बेटा वो कॉमर्स साइड के टीचर रिस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है। याद आ गई बात? इसलिए मैं कहता रिवीजन में बहुत टाइम चला जाता है मेरा, तो रोज डेली इसकी चर्चा में रह जाता हूं मैं, कुछ याद ही नहीं आता तुम्हें, पूछते रहो। सर पहला मेथड है, अब सामने देखेंगे, पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नाम में सब कुछ है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बेटा ऐसे मेथड में इन्वेस्टिगेटर पर्सनली विजिट करता है हर रिस्पोंडेंट के पास, सिर्फ इन्वेस्टिगेटर, दैट सिंपली मींस नो एन्यूमरेटर्स आर अपॉइंटेड, एक भी एन्यूमरेटर नहीं है, एक भी नहीं है। हर बंदे से इंक्वायरी करने, वो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करने कौन जा रहा है? इन्वेस्टिगेटर जा रहा है, हर रिस्पोंडेंट से इंक्वायरी कर रहा है, हर रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन को रेज कर रहा है, ठीक है बाबू। अच्छा एक बात बता रहा हूं, क्या अगर आप अकेले कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हो? अभी तो मैंने ये बोला कि मैं सहारनपुर के कॉमर्स साइड के टीचर से मिलने जा रहा हूँ सारे, चलो एक बारी को मान लेते हैं ये भी पॉसिबल है मेरे लिए कि 100 टीचर होंगे, चलो 150 होंगे, 200 होंगे, मिल लूंगा सबसे। सर मैं ऐसा कह सकता हूँ पूरे इंडिया में सारे कॉमर्स साइड के टीचर से मिलने जा रहा हूँ, ऐसा कह सकता हूँ? बस पढ़ लिए फिर आ जाना 15-20 साल बाद तो 11th पढ़ने। सर ऐसा हो सकता है क्या सबसे मिल लूं? सर ये मानते हो अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो तो जो आपकी कवरेज होगी वो बाबू लिमिटेड एरिया पर ही होगी, लिमिटेड एरिया को ही कवर कर पाओगे, बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? सर मेरे से सुन लोगे ना, यहाँ बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है जी। ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये मेथड का इस्तेमाल होगा, अगर इन्वेस्टिगेटर सारी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी खुद करना चाहता है तो सर बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं होगा, मानते हो? पक्का से आगे बढ़ाएं बात को। अच्छा डेटा जो रेस होगा वो रिलायबल होगा कि नहीं होगा? सर जो डेटा आपको मिलने वाला है वो 100% एक्यूरेट मिलने वाला है, 100% रिलायबल मिलने वाला है, क्योंकि खुद ही तो आप रेस कर रहे हो सारा डेटा, उस पर भी डाउट करोगे क्या? देखो ये सोचो अगर मैं डेटा खुद ना मंगाता, बीच में एन्यूमरेटर डालता और वो डेटा लेकर आते, तो उस पर तो मैं डाउट कर सकता हूं कि एन्यूमरेटर ने गड़बड़ ना कर दी हो, एक्यूरेसी में डाउट कर सकता हूं, रिलायबिलिटी में डाउट कर सकता हूं। जो मैं खुद ही रेस कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर भी डाउट करूंगा क्या? डेटा कैसा मिलेगा ये बताओ फटाफट से। 100% एक्यूरेट मिलेगा, 100% रिलायबल होगा कि नहीं होगा, फटाफट से बताओ। बात समझ में आ रही है? अच्छा डेटा रेस करने में कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट का मतलब तीनों चीजों से है। क्या तीन चीजें कल भी बोली थी? मनी, टाइम एंड एफर्ट्स। सर कॉस्ट कितनी आएगी बताओ, ज्यादा या कम? बहुत ज्यादा। सर इन्वेस्टिगेटर का टाइम और एफर्ट सोच रहे हो कितने चले जाएंगे? ये तो भी 100-200 टीचर की बात है, थोड़ा सा एरिया और बढ़ा दो तो जान ही निकल जाएगी आपकी। सर खाली मनी को मत सोचो, टाइम और एफर्ट को सोचो। समझ में आ रही है बात? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब ऐसे टीचर से आप पर्सनली मिलते रहोगे, सर ऐसा नहीं हो जाता कई बार किसी की हैबिट होती है, किसी का बिहेवियर ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा टच बन जाता है, आप मांग रहे हो उससे 10 क्वेश्चन के आंसर, वो 5 के और बताने लगता है। कई बार बेटा ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मेथड में पर्सनल कांटेक्ट बन जाते हैं रिस्पोंडेंट के साथ आपके, और उन इंफॉर्मेशन का भी आंसर मिल जाता है जो आपने मांगी नहीं होती। होते हैं ना लोग, एक ही मतलब
कईयों का बिहेवियर बहुत तगड़ा होता है, ऐसा लगता है कि उनसे आप पहली बार मिले हो, आधे घंटे में बहुत बढ़िया दोस्त होते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं भाई, दुनिया में बहुत हैं, ठीक है ना। मतलब मैं भी हूँ, मेरी ये वीकनेस है, मुझे कभी लगता है स्ट्रेंथ नहीं होती, ऐसी चीजें वीकनेस होती है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, जितनी बात बोल रहा हूँ सब समझ में आ रही है। सर कुछ कमियां भी होंगी और जो मैंने नहीं बोली, और कुछ और एडवांटेजेस भी होगी जो मैंने नहीं बोली, साथ साथ बोलता जाऊंगा। मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको मेथड का, पढ़ना शुरू करें बाबू। टाइम ना लगाते हुए ये 3 बातें पढ़ना फटाफट से। थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्वेस्टिगेटर को कम से कम ये 2 बातें तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पार्शियल होना चाहिए एज वेल एज टॉलरेंट होना चाहिए। इम्पार्शियल मतलब हाँ, भेदभाव नहीं करना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करने वाला होना चाहिए। और दूसरी बात टॉलरेंट मतलब यार थोड़ा पेशेंट होना है आपको। क्यों होना है सर? आपको पता है जब आप कोई सर्वे करने जा रहे हो ना, कोई डेटा इकट्ठा करने जा रहे हो, तो आप बहुत रिजेक्शन देखने वाले हो अपनी जिंदगी में, क्योंकि हम जो दूसरों के साथ करते हैं वो हमें खुद भी तो पता होना चाहिए। हम गली के बाहर आए, गली में 3-4 आंटी आई हुई हैं कॉपी पेन लेकर, घर घर जाके पूछते हैं घर में कितने बच्चे, पॉली ड्रॉप्स लगी है कि नहीं लगी, ये वो करती भी आ रही है, आपको आ जा ही दिया, आपने देखा अच्छा ये तो तंग करी, ले भाई घंटे लगा दे, बंद कर दे, बैठ जाता चुपचाप, खड़काती रहेगी 10 बार चली रहेगी। तो सर आप ये करते हो तो आपको भी तो इसका स्वाद कभी चखने को मिल सकता है। यू शुड बी टॉलरेंट। अगर आप खुद इन्वेस्टिगेटर हो, सारा इन्वेस्टिगेशन खुद परफॉर्म करने जा रहे हो, तो सर पेशेंट होना पड़ेगा। शायद कोई टीचर आपको 20 कॉल करने में भी समय ना दे, आपने 20 कॉल कर दी, वो समय नहीं दे रहा आपको, कहां से स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कर लोगे उससे, वो समय नहीं देना चाह रहा ना आपको। तो आपको कितना पेशेंट होना पड़ेगा, कितना टॉलरेंट होना पड़ेगा, ये आप समझो। समझ में आ रही है बात? ऐसा करते हैं ना, कई लोगों के बिहेवियर में ये भी तो होता है ना, इग्नोर करते रहो भैया, जितनी मर्जी बार पीछे पड़े रहो, ठीक है जी, बात समझ में आती है। आगे बढ़े बाबू, सुटेबिलिटी की बात करते हैं। ये मेथड कहां कहां सुटेबल है, पहली बात समझ में आ रही है, फटाफट से पढ़ के बताना, ठीक है जी। दूसरी और चौथी बात भी समझ में आ रही है, फटाफट से पढ़ के बताओ, जो कहूंगा उतना ही पढ़ना अभी। सर रिलायबल डेटा चाहिए, एक्यूरेट डेटा चाहिए, लिमिटेड एरिया पे इन्वेस्टिगेशन करना, ये मेथड तीनों जगह पे सुटेबल है। चौथी बात लास्ट बात पढ़ना, जहां आपको लगता है डायरेक्ट कांटेक्ट ही जरूरी था आपका, एन्यूमरेटर वो काम कर ही नहीं सकता, वहां पर भी यही मेथड सुटेबल है। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, थर्ड बात कहता है बेटा इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। सर यही एक ऐसा मेथड है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट बनी रहेगी, क्योंकि दो ही तो लोग हो, इधर देखना, एक रिस्पोंडेंट और एक इन्वेस्टिगेटर। सर जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है उसके थ्रू आई है, आपके पास आई है, सीक्रेट बनी रही है, कोई बीच में आई नहीं जो लीक कर दे इंफॉर्मेशन। एन्यूमरेटर होता वो कर देता काम, पक्का कर देता, क्योंकि मेरे सामने तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ऐसा मैंने बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं लीक से हटकर, पर आपको बात समझ में आ जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे पास एक पर्सन आया कि जी आप ही अकाउंट्स बनवा दो मेरी दुकान के और आप ही ऑडिट कर दो। भाई हम अकाउंट्स खुद नहीं बनाते, क्योंकि देखो बड़ी सीधी सी बात है, ना तो हमारा प्रोफेशन अलाउ करता और ना ही बेटा अगर वो अलाउ नहीं करता मैं बनाना भी चाहूँ। देखो अगर मैंने ही अकाउंट्स बनाए हैं, मैं ही ऑडिट करूंगा, अपनी गलती निकालूंगा कभी? तो मुझे तो मेरी कभी गलती दिखेगी नहीं, यानी कि अकाउंट्स बनाना ही ऑडिट के बराबर हो गया अगर मैं खुद बनाऊं तो मैं कभी खुद नहीं बनाता, ठीक है नहीं। कोई बाहर से अकाउंटेंट आते रहते हैं, सर कोई काम दे दो, तो हम दे देते हैं उनको काम। जैसे कोई आया तो मैंने एक को बुलाया, मैं कहा भाई इनके अकाउंट्स तो बनाएगा, बता दे क्या पैसे लेगा। मैंने ऑडिट के कोट कर दिए इनको, अकाउंट्स तो बना, मेरे पास लिया, ऑडिटर कर दो, ठीक है। सर मेरा तो प्रोफेशनल एथिक्स अलग है, मैं सीए हूं। पहले दिन मेरे इंटर्नशिप पे मेरे सीए ने मुझे पता क्या समझाया था कि क्लाइंट आपके सामने पता नहीं क्या क्या गा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है 2-4 फ्रॉड भी बता दे अपने, पर आपका काम सिर्फ एक है, जुबान पे ताला। ये बात कहीं नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सीए के पास बहुत सीक्रेट होते हैं बिजनेस के, ठीक है। मेरे तो प्रोफेशनल एथिक्स अलग है, मैंने तो सीखा ही यही है, पूरे मतलब जिंदगी यही सीखा है। अब वो अकाउंटेंट के एथिक्स तो ये नहीं थे, मैंने उससे अकाउंट्स बनवा लिए, मैंने ऑडिट कर दिया, मैं बिल्कुल चुप रहा,
उसने तैश तैश में अपने 10 दोस्तों के सामने बोल दिया, कहता मैंने एक फर्म के अकाउंट्स बनाए थे, ये फर्म का नाम है 100 करोड़ की सेल है। बस हो गया, इंफॉर्मेशन लीक। अब यही कहानी है, अगर एक रिस्पोंडेंट है और एक इन्वेस्टिगेटर है, इंफॉर्मेशन कहां जाने वाली है? कहीं नहीं जाने वाली। मैं ही डेटा इकट्ठा कर रहा हूं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो सर कहां जाएगी इंफॉर्मेशन? कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन मैंने बीच में एन्यूमरेटर रख लिया है, सर मुझे कभी नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी या नहीं। समझदार हो आप? जा सकती है ना, तैश में बोल देते हैं ना आदमी कि मैं दिखा दूं मैं बहुत बड़ा हूं, मैंने करे अकाउंट्स इस फर्म के तैयार, वही हो जाता है काम। क्लियर है बेटा? सुटेबिलिटी वाली बातें पांचों क्लियर हो गई। आगे बढ़ाते हैं बात को, मेरिट्स पर चर्चा करते हैं। सर मेरिट्स में ना चर्चा काफी आसान है, इधर देखो प्लीज मेरी तरफ प्लीज। सर ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, तीनों बात सुटेबिलिटी में भी आई थी। पढ़ लो, खत्म करो। 3 बात, ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी, ये रिलायबिलिटी भी थर्ड हेडिंग है, ये हेडिंग यहां पर लिखी गई, ठीक नहीं हुआ ये, ठीक है, एडिटिंग में ठीक नहीं हो पाया। 1, 2 और 3 हेडिंग फटाफट से पढ़ना, स्पीड बढ़ाकर पढ़ो। सर 100% रिलाय कर सकते हो ना ऐसी इंफॉर्मेशन पे? 100% ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है ना, आपने खुद इकट्ठी करी है। अपनी इंफॉर्मेशन पे भी डाउट करोगे क्या? एन्यूमरेटर पे तो डाउट करोगे, अपने पे भी डाउट करोगे क्या? नहीं करोगे ना। इधर देखो मेरी तरफ, डन। आगे बढ़ाएं बात को। सर रिलेटेड इन्फो, यूनिफॉर्मिटी और इलास्टिक, 3 चीजों की बात कर रहा हूं। रिलेटेड इन्फो, कई बार बेटा मैं इंफॉर्मेशन तो लेने गया कुछ और टीचर से, उसका बिहेवियर थोड़ा ज्यादा अच्छा था, वो ज्यादा फ्रेंक था, 5-7 मिनट में दोस्त बन गया, उसने बहुत सारी और काम की इंफॉर्मेशन दे दी मेरे इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी। रिलेटेड इन्फो भी मेरे सामने आती है, मैंने पूछा 10 क्वेश्चन, उसने 15 का आंसर कर दिया। समझ में आ रही बात? यह रिलेटेड इन्फो। सर यूनिफॉर्मिटी, सामने देखना। सर मैंने 10 क्वेश्चन जो तैयार करे हैं ना, सारे टीचर से वही 10 क्वेश्चन के आंसर मांग रहा हूं, सारे के सारे। तो जो मेरे पास डेटा इकट्ठा हो रहा है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। अगर मैं 2 टीचर के डेटा को कंपेयर करना चाहूं, कंपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता? 100% कंपेरेबल डेटा इकट्ठा होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही उससे पूछे, 10 ही उससे पूछे, तो डेटा वो बिल्कुल एक जैसा यूनिफॉर्म है, कंपेरेबल है। यह लिखा हुई बात यूनिफॉर्मिटी में, ठीक है जी। इलास्टिक, इस हेडिंग का नाम ना फ्लेक्सिबल भी लिख सकते थे। सर इन्वेस्टिगेटर बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी की पोजीशन में है, अगर वो चाहे तो वो अपने 10 क्वेश्चन को चेंज भी कर सकता है, कोई नया क्वेश्चन भी ऐड कर सकता है, कोई क्वेश्चन डिलीट भी कर सकता है, अगर उसको लगे इन्वेस्टिगेशन में इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है या इसको मॉडिफाई किया जाना चाहिए या और क्वेश्चन ऐड होने चाहिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी की भी पोजीशन में है, चेंज कर देगा मर्जी अपने इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। समझ में आ गई बात? रिलेटेड इन्फो, यूनिफॉर्मिटी और इलास्टिक, तीनों बातें समझ में। आगे बढ़ाएं बात को। डीमेरिट्स, आओ जी। सर पहली हेडिंग और चौथी हेडिंग एक जैसी है, बस टीचर को बुद्धू बनाने का तरीका ही है। फटाफट से पढ़ दो, पहली और चौथी हेडिंग मैंने पढ़ाई हुई है, लिमिटेड एरिया कवर होगा, फटाफट से पढ़ो। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से आगे बढ़ जाए बाबू। कॉस्टली पढ़ने वाला है, पहले ही बता चुका हूं। कॉस्टली का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, तीनों चीजों से है, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, ठीक है जी। सर सेकंड हेडिंग, पर्सनल बायसनेस। सर बायसनेस समझते हो? पार्शियल होना। सर ये एक लिमिटेशन है इस मेथड की, सामने देखना। अगर इन्वेस्टिगेटर ही बायस्ड है तो सर डेटा पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और उसके ना बायस होने के ना चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं इस मेथड में। क्यों? सर 2 ही तो पर्सन इन्वॉल्व है, एक रिस्पोंडेंट और एक इन्वेस्टिगेटर। तीसरे आदमी को पता भी नहीं लगेगा, डेटा इकट्ठा करा कुछ और बिक गए और पब्लिश कर दिया कुछ। अगर बीच में 4-5 एन्यूमरेटर भी होते तो सर आपको डर लगता, क्योंकि एन्यूमरेटर डेटा इकट्ठा करके लाया, उसमें आप चेंजेस नहीं करोगे, आपको लगेगा एन्यूमरेटर क्वेश्चन कर लेगा कि मैं तो ये इकट्ठा करके लाया था, आपने ये कैसे पब्लिश कर दिया। तो वहां पर्सनल बायसनेस होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन जब हो ही 2 बंदे तो बिकने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। और अगर आप बायस्ड हो तो सर कोई ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, आपके डेटा में क्रेडिबिलिटी नहीं है।
आपका डेटा ट्रस्टवर्दी नहीं है। समझ में आती है बात। सर पहला मेथड अब जाकर खत्म हो गया। सांस ले लो, 1 मिनट का ब्रेक लो, फिर शुरू करते हैं। लोग उत्तर सामने देखते हैं। बाबू सर अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब ज्यादा मुश्किल मुद्दा नहीं रह गया, एक मुद्दा आपको क्लियर हो गया, आगे के और आसान बनेंगे। बेटा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इस पर चर्चा करते हैं। सर व्हाट इज इनडायरेक्ट? समझदार को इशारा का, विमान डायरेक्ट बात की। सर यहां इन्वेस्टिगेटर की सामने देखो, यहां बेटा इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा है रिस्पोंडेंट को। यहां इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है बेटा? अप्रोच कर रहा है या तो किसी थर्ड पार्टी को जिसके पास वो इंफॉर्मेशन है जो रिस्पोंडेंट के पास भी है, या तो अप्रोच कर रहा है उसको, या खुद भी अप्रोच नहीं कर रहा, एन्यूमरेटर से ही अप्रोच करा रहा है थर्ड पार्टी को। रिस्पोंडेंट तक तो डायरेक्टली पहुंच ही रहे हो। समझ में आ रही बात? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये भी समझने की कोशिश करना। बाबू ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें डाउट है कि शायद रिस्पोंडेंट 100% क्वेश्चन का आंसर ना करे हमारे, या जो बात हम पूछने जा रहे हैं थोड़ी सी सेंसिटिव है, थोड़ी सी सीक्रेट है, क्या पता वो बताएगा। सर हो सकता है ना हमारी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इस हिसाब से है कि हम सहारनपुर एरिया में सर्वे करना चाहते हैं 10-20 हजार लोगों पर, ठीक है ना, रिगार्डिंग उनके एक्सपेंस कितने हैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पर। सेंसिटिव मुद्दा है भाई, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। आधे लोग तो मानेंगे ही कि हम करते हैं, और जो मान जाएंगे वो कभी एक्सपेंस ही कोट नहीं करने के। बड़ी सीधी सी बात है भाई, ये चीज बाबू उनको हर्ट करेगी, उनके सेंटिमेंट को हर्ट करेगी, तो शायद वो बताए ना। तो ऐसे केसेस में हो सकता है हम डायरेक्टली कभी रिस्पोंडेंट के पास पहुंचे ही ना भाई, हम किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंचे जिसके पास वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है बात जो मैंने बताने की कोशिश करी? बाबू ऐसा मेथड इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि एक वाइड एरिया कवर हो सके। एक थर्ड पार्टी मुझे ऐसी मिली जो पूरे सहारनपुर का ऐसा डेटा रखती थी, एक थर्ड पार्टी मुझे ऐसी मिली जो दिल्ली का सारा डेटा रखती थी, एक ऐसी मिली जो मुंबई का। तो मैं तो बेटा ऐसे लोगों को अप्रोच करके पूरे इंडिया का ही डेटा निकाल सकता हूं। तो अगर बहुत बड़ा एरिया कवर करना हो तो कभी डायरेक्ट मेथड के थ्रू ना जाओ, पागल बन जाओगे। अगर सहारनपुर में 20,000 लोगों से मिलोगे तो पूरा इंडिया कैसे कवर कर लोगे? ठीक है ना, वो डायरेक्ट मेथड नहीं चलेगा। वहां काम क्या आएगा? किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच करना ही काम आएगा, उसके डेटा को ही रिलाय करो। ठीक है जी बाबू, इससे कॉस्ट ज्यादा इंकर होगी कम? अरे बहुत कम। एक थर्ड पार्टी पे गए, 20,000 का डेटा इकट्ठा कर लिया, 20,000 पे जाते तो कितनी कॉस्ट आती? कॉस्ट का मतलब सिर्फ मनी मत सोचो भैया, टाइम और एफर्ट तो सोचो। एक आदमी पे गए और 20,000 का डेटा ले आए, और 20,000 पे जाते तो कितना टाइम और एफर्ट लगता है? तो डायरेक्ट में तो बहुत टाइम और एफर्ट लगता है, इनडायरेक्ट में तो उसके कंपैरिजन में आधी भी कॉस्ट नहीं आती। पर बेटा डायरेक्ट मेथड के ऊपर 100% रिलाय कर सकते हो, वो डेटा 100% एक्यूरेट होता है। ऐसे मेथड पे रिलाय कर सकते हो? सर ऐसे मेथड पे रिलाय नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सीबीआई भी ऐसी इंक्वायरियां करता है। सलमान खान केस डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से तो करी इंक्वायरी, ड्राइवर से भी करी? नहीं करी। उसने कहा ड्राइवर ने करा था एक्सीडेंट, मैंने थोड़ी करा। आपको पता है अगर कुछ याद हो तो, हिट एंड रन याद है ना पूरा का पूरा, कितना बड़ा किस्सा था। तो ड्राइवर से भी तो करी थी बड़ी सारी इंक्वायरी, क्योंकि सीबीआई को लगता था उस ड्राइवर के पास भी वो सारी इन्फो है जो सलमान खान के पास है। अगर ड्राइवर ने किया तो क्या इन दोनों के बयान मैच भी करते हैं कि नहीं? ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पढ़ना शुरू करेंगे बेटा, फटाफट से पढ़ना जरा 3 पॉइंट। बाबू काम की बात यह है, कहते हैं द पर्सन टू हुम दीज क्वेश्चन आर पुट आर नोन एज विटनेसेस। सर जो जिस थर्ड पार्टी से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के पास तो जाएंगे नहीं, आप थर्ड पार्टी से लेके आ रहे हो ना सारी इंफॉर्मेशन, उस थर्ड पार्टी को हम बोलने वाले हैं विटनेसेस। ठीक है जी, यानी कि सलमान खान केस में बेटा वो जो ड्राइवर था वो विटनेस था।
बस ये बोल सकते हो स्टैटिस्टिकल भाषा में, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ाते हैं। सुटेबिलिटी फटाफट से पढ़ दो, जो समझ में आए पूछ सकते हो। फोर्थ के ऊपर मैं हल्की सी चर्चा कर दूंगा, बाकी कुछ भी शुरू के 3 में प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। पढ़ने से मैन गिर जाओ, सबसे अच्छा आइडिया, छुट्टी हो जाएगी जल्दी, जैसे आज वो गिर गया था। देखा नहीं क्या मैच? मैं आता क्या होता है, कुछ नहीं बाबू, मजाक मजाक है, यही पढ़ लो बस, तुम्हें यही पता है। मेरी स्टोरी देख लेना, पता लग जाएगा। सर 4th पॉइंट का डिस्कशन कर देता हूं, इधर देखो। सर कहता है व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड नीड एक्सपर्ट्स ओपिनियन। सर ये मेथड कहां सुटेबल है? जहां प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अब सोचो ना, सीबीआई के पास मामले कैसे जाते हैं, छोटा मोटा मामला तो जाता है, जो कॉम्प्लेक्स है तभी पहुंचता है मामला। अगर कॉम्प्लेक्स मामला पहुंचा होता है, जो उलझा पड़ा होता है, वही ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। भाई डायरेक्ट भी कर लो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इनडायरेक्ट भी कर लो, जिसके पास वो इन्फो हो सकती है उसको भी बुला लो। बाबू साथ साथ ये भी बोलता है कि जहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए वहां पर भी ये मेथड सुटेबल है। सर कई बार ना थर्ड पार्टी होते ही एक्सपर्ट है, जैसे कि मैं डेटा का इकट्ठा कर रहा हूँ, किन किन लोगों के पास ऐप है, कितना खर्चा करते हैं, क्या क्या बीमारियां लग जाती हैं ऐप करने के बाद। मान लो ये इन्वेस्टिगेशन है मेरा, और एक डॉक्टर है जिसके पास ये सारा डेटा है, भैया ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, उसको तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा क्या क्या बीमारियां लग जाती हैं ये ऐप करने के बाद, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं होगा। तो बाबू ऐसे मेथड में ना एक्सपर्ट ओपिनियन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत सारे केसेस में एक्सपर्ट निकल सकती है। ठीक है जी, आगे बढ़ाओ बात को। मेरिट सर नाम से पढ़ लो, शायद बहुत कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है जी, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। डीमेरिट पढ़ना फटाफट से। सर डीमेरिट का सेकंड पॉइंट पे मैं जोर दे देता हूं। सर अगर विटनेस बायस्ड हुआ ना तो पूरा कंक्लूजन खराब हो जाएगा आपका, और हो सकता है सलमान खान केस में भी ड्राइवर झूठ बोल जाए, बायस्ड हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता कि विटनेस झूठ बोल जाए, अपने रिस्पोंडेंट को बचा जाए, बचा सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं। सर ये बातें मैं बिल्कुल बता चुका हूं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस जो हमने पढ़ा है वही कुछ लिखा हुआ है, फटाफट से बढ़ दो। 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब, 30 सेकंड में चारों बेसिस, फटाफट से। बाबू 1 मिनट का लास्ट मेथड, आराम से बात सुन लेना, 1 मिनट में सिर्फ पढ़ना पढ़ना रह जाएगा। बाबू टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। यार ये क्या मेथड हुआ? डार्क मेथड समझ में आता है, इन्वेस्टिगेटर खुद रिस्पोंडेंट के पास जाके डेटा इकट्ठा करके ला रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं डेटा। सर इनडायरेक्ट भी मेथड समझ में आता है, हम रिस्पोंडेंट से इंक्वायरी नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेटर खुद या एन्यूमरेटर की हेल्प से थर्ड पार्टी को अप्रोच कर रहा है, वो एक्सपर्ट भी हो सकता है, नॉन एक्सपर्ट भी हो सकता है। सर ये क्या डेटा है? बाबू इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। कई बार ऐसा होता है बेटा कि हम लोकल अथॉरिटीज की, लोकल पर्सन की या लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट की हेल्प लेते हैं किसी डेटा को इकट्ठा करने में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, बेस्ट एग्जांपल है, अभी हुआ है कुछ दिनों पहले, आप सबने देखा है। बाबू आज तक न्यूज चैनल है, एबीपी न्यूज चैनल है, या और भी ब्ला 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 है। अभी इलेक्शन खत्म हुए, 543 सीट्स पर 543 डिस्ट्रिक्ट में, क्या उनके पास इतने रिपोर्टर, इतने एडिटर, सब कुछ होते हैं? इतने रिपोर्टर सब शायद नहीं होते, और शायद हर एरिया में भेजना पॉसिबल भी नहीं होता। मानते हो? वो क्या करते हैं? सर वहीं से ही कोई लोकल रिपोर्टर पकड़ा,
कि भाई तू तो जाएगा ही अपने चैनल के लिए काम करने, मेरे को भी इंफॉर्मेशन दे दियो, बता तेरे चार्जेस क्या, अपने चार्जेस ले ले। तो सर कई बार हम डेटा कलेक्ट करते हैं लोकल पर्सन से, उस लोकल पर्सन को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट। समझ में आ रही बात? इस डेटा का इस्तेमाल कब किया जाता है? ज्यादातर इसकी सुटेबिलिटी वहां पर है जब कॉन्टिन्यूस डेटा चाहिए हो, हर 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद डेटा चाहिए हो। और आपको भी पता है कैसे आता है डेटा, देखे ना एग्जिट पोल, सबने देखे होंगे ऑलमोस्ट। कैसे आता है डेटा कि यहां से एग्जिट पोल आ रहा है, शुरू के 10,000 वोट काउंट हो गए, ये सीट पे ये बंदा आगे चल रहा है, इस सीट पे ये बंदा आगे चल रहा है, ऐसे तो आता है डेटा। हर आधे घंटे बाद अपडेट होता रहता है, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद अपडेट होता रहता है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये मेथड सस्ता पड़ेगा महंगा? बहुत सस्ता। आज तक अगर अपने रिपोर्टर को बेचता खुद 543 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपने एक्सपेंस पे, कितना कॉस्टली पड़ता। और लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट शायद 500-1000 रुपए में ही डेटा दे रहे होंगे, पूरे दिन भर काम कर जाएगा एक एक कॉरेस्पॉन्डेंट 500-1000 में, क्योंकि वो अपने न्यूज चैनल के लिए तो इकट्ठा कर ही रहा था, वो लोकल न्यूज चैनल के लिए इकट्ठा कर रहा था। आज तक को भी इन्फो दे दी तो क्या उसको तो कुछ एक्स्ट्रा ही मिल गया। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से आगे बढ़े, ऐसा ना बढ़े, अरे ना पढ़ो फटाफट से चारों पॉइंट। सर अब आप टाइम लगाओगे, मैंने तो बस पढ़वाते जाना है। कहीं और पे ये एग्जांपल नहीं मिलेगा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल के दम पे पूरा मेथड खत्म हो जाएगा। ये डन? हैव डन? सर सुटेबिलिटी भी फटाफट से बढ़ दो। थर्ड पॉइंट पे मैं हल्की सी चर्चा कर देता हूं। सर कहता है ऐसा मेथड वहीं सुटेबल है जहां कोई 100% एक्यूरेट डेटा ना चाहिए हो, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, हर कॉरेस्पॉन्डेंट अलग डेटा देता है। एक न्यूज चैनल उठा के देखो, ये सहारनपुर सीट से इमरान मसूद 10,000 वोट आगे, दूसरा सहारनपुर सीट से इमरान मसूद 8,000 वोट आगे, तीसरा 6,000 वोट आगे, कोई बता रहा होगा राघव नगरपाल आगे। भाई बिन पैंती के लोटो ऐसे ही होता है एक्चुअली में। इतने सारे कॉरेस्पॉन्डेंट खड़े होते हैं, सब अलग अलग डेटा दे रहे होते हैं। मानते हो ना 100% एक्यूरेट डेटा नहीं आता ऐसे मेथड में, कभी भी नहीं आ सकता। क्लियर है बात? क्योंकि उसको भी पता है मुझे 500,000 मिले हुए, मैं जो इतनी मेहनत करूं, कौन सा आज तक न्यूज चैनल आके मेरे पीछे पीछे कैमरा लगा के देख लेगा मैं पूछ के बता रहा हूँ नहीं, ठीक बता रहा हूँ नहीं, चल भाई बता दिया अपनी मर्जी से। ऐसा होता है, एक्चुअली में होता है, ठीक है ना। वैसे भी इस बार तो काउंटिंग भी जून में हुई है, जून में तो थोड़ा गर्मी में वैसे भी जान निकल जाती है, इतनी मेहनत कौन करेगा। मैरिट्स फटाफट से स्पीड बढ़ाकर, ओ छुट्टी होने वाली है यार, फटाफट से बढ़ दो। मैरिट्स यार फटाफट से। डीमेरिट्स भी पढ़ दो, कुछ पूछना पूछ सकते हो। मैंने बात अभी बोल दी है बेटा, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सर यूनिफॉर्म डेटा कभी इकट्ठा नहीं होगा, हर कॉरेस्पॉन्डेंट का अलग रिप्लाई होगा। कितने वोट से आगे चल रहा है, दूसरा बताएगा इतने से, तीसरा बताएगा इतने से, चौथा बता देगा पीछे चल रहा है वो। ठीक है ना जी? सर कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, ये बात समझ में आ गई? पार्शियलिटी का खतरा बना रहेगा अगर कॉरेस्पॉन्डेंट ही पार्शियल है ही बीजेपी का समर्थक, है ही बेटा सपा का समर्थक, तो वह वो तो डेटा बता देगा अपना ही, मेरा ही बंदा आगे चल रहा है। ठीक है जी? मैंने काम की बात बता रही थी, वो तो आपने याद कराई। देखो मैं बताता हूँ, काम की बात तो कुछ थी, और तुम इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, मैंने कहा शायद इंटरेस्ट ले लो। बस मैंने तो ये बताना था गर्मी बहुत है, पहले बता देता तुम कहते छुट्टी कर दो गर्मी बहुत है, अब मैंने बता दी। ठीक है, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।